आप सबको प्रणाम करता हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात कहना शुरू करूं, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो आप जितनी अधिक से अधिक शेयर करके हर व्यक्ति के मोबाइल तक पहुंचा सकें चुनाव से पहले। यदि आप ये समझते हैं वास्तव में कि सरकार से आप कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं सरकार आपको किसी धोखे में रख रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होगा। और यदि आप शेयर कर देंगे तो निश्चित रूप से एक जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो भी आपका वो सफल होगा। और जो जनता से हम कहना चाहते हैं, जो जनता को पता होना चाहिए, जो जनता के सामने आना चाहिए, मैं समझता हूँ जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उनके सामने भी ये बात आएगी। आप सबको नमस्कार करता हूँ। और उसके साथ ही मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ ये है कि आखिर जो आज की कंडीशन है, जो आज की स्थिति है, जो आज की सरकार चलाने का तरीका है, उस तरीके के बाद भी आपको अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है। और कहीं ना कहीं आप विपक्ष को जो दोषी मानते हैं वो क्यों मानते हैं। कहीं ना कहीं आप विपक्ष को ऐसा मानते हैं कि वो एक्टिव नहीं है, आपको ऐसा भी लगता है। आपको ये भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन महसूस नहीं हो पा, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गलत हो क्या रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो किस प्रकार से छुपाया जा रहा है। ये 2-3 मुद्दों पर मैं बात करूंगा और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि जो कहने का मेरा उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। और यदि आपको लगता है कि मैंने उस विषय को छुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। मैं उनका आभारी रहूँगा अगर वो आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो मेरा पूरा देखें, जिससे कि कम से कम मेरी हर बात को जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। गलत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, और यदि गुस्सा आने का प्रयास भी होता है तो ठंडा कैसे हो जाता है। देखिए, आज देश के अंदर इतने प्रचारक घूम रहे हैं जिनकी संख्या 5 लाख से 14 लाख हो सकती है। मुझे इसलिए जानकारी नहीं है कि उसका ऑथेंटिक रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ लोग 5 लाख बताते हैं, कुछ लोग 14 लाख तक बताते हैं। कुछ लोग कहना है कि रेल के जो कर्मचारियों की संख्या उससे अधिक प्रचारक घूम रहे हैं। और ऐसे प्रचारकों से मैं मिला हूँ, बस में भी मिला हूँ और ट्रेन में मिला हूँ, मेट्रो में मिला हूँ, जो दिल्ली मेट्रो में उसमें भी मिला हूँ। उनका तरीका है काम करने का, आपका गुस्सा हल्का सा बाहर निकाल के और ठंडा करने का उनका एक तरीका है। और मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था और उसको मैं दोबारा से बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि वो लोग आपके आसपास भी होंगे, आपके शहर में भी होंगे, आपकी गली में होंगे, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके साथ बैठने वाले भी हो सकते हैं, आपको कहीं भी मिल भी सकते हैं। आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी ट्रेन में, बस में, तो टेम्पो ट्रेवलर होते हैं, छोटी टैक्सी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें सब कहीं भी मिल सकते हैं। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, हलवाई की दुकान पे, परचून की दुकान पे, सुनार के यहाँ कहीं भी बैठे हुए आपको मिल जाएंगे। उनका काम होता है सबसे पहले सरकार की बुराई करना। सरकार की बुराई करेंगे, उसके बाद आपका गुस्सा बाहर निकालेंगे। गुस्सा निकालने के बाद फिर आपको जो सरकार के बैठे हुए मुखिया है मोदी और अमित शाह, उनको गालियां देंगे, उनके बारे में बुरा भला कह देंगे। लेकिन उसके बाद दूसरे किसी नेता को अगर अच्छा बताएंगे तो वो उन्हीं से जुड़ा हुआ कोई नेता होगा उसको अच्छा बताएंगे, बाकी को नहीं बताएंगे। ये उनका दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि उसके बाद फिर वो विपक्ष को कमज़ोर बताना का काम करेंगे और ये बताएंगे विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, विकल्प हमारे पास है नहीं, आपको ये भी बताएंगे, जबकि सब कुछ अवेलेबल है। इस बात पे बाद में आऊँगा। लेकिन उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आपके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए आप, और जो वर्तमान में है वो ही मजबूत है, उसने कम से कम देश को संभाल के रखा हुआ है, चाहे जैसे भी, चाहे किसी भी स्थिति में। आपको ये बताकर कि गुमराह किया जाएगा जैसे कि बाकी सब लोग तो पूरे देश के अंदर अनाड़ी हैं, नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, उनको कुछ करना नहीं आता है, चाहे वो उनकी ज़िंदगी इसी काम में निपट गई, चाहे उन्होंने देश को कितना भी आगे पहुंचाया, चाहे उसमें आपके परिवार के कोई मुखिया, पिताजी, दादा, जो उन्होंने कोई अचीवमेंट किया होगा या उन्होंने भी अपने परिवार को आगे बढ़ाया हो, तो निश्चित रूप से परिवार को आगे बढ़ाना भी देश को और समाज को आगे बढ़ाना होता है। अगर आपने अपना स्तर निचले स्तर से ऊपर पे लेके गए हैं, आपके पिताजी, आपके दादा, तो वो उन्होंने भी, उनका योगदान रहा होगा। आप भी अगर कर रहे हैं तो आपका भी योगदान होगा। लेकिन मैं पिछली बात इसलिए कर रहा हूँ पापा दादा की, क्योंकि वर्तमान सरकार और आरएसएस के लोग यही बोलते हैं कि पिछले 50-60 सालों में कुछ नहीं हुआ है। और जब कभी कभी बोलते हैं तो ये भी बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से, नहीं देश में काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ है, लेकिन अब और आगे करेंगे।
तो वो ये बताना, जब उनके सामने कोई ऐसी चर्चा आ जाती है जिसका जवाब नहीं मिलता है, तो तब वो सरेंडर करके ये कह के निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, फिर वो रुकते नहीं है वहाँ पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो इतनी बड़ी टीम लगी हुई है, ये टीम लगी हुई है आपका गुस्सा निकालने के लिए, आपका गुस्सा बाहर निकाल करके आपको संतुष्ट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपके अंदर किस प्रकार की पीड़ा है वो समझने के लिए, किस प्रकार की पीड़ा निकाल करके आपको कूल करने का काम वो लोग करते हैं, जिनको हम प्रचारक बोलते हैं। ये प्रचारक आपके आसपास घूमते हैं, आपको राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं मिलेंगे, ना तो ये आपको ऐसे किसी मीटिंग में नजर आएंगे पॉलिटिकल पार्टी में, ना किसी झंडा लेके नजर आएंगे, ना आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में आने के लिए कहेंगे। ये इस प्रकार से आपके साथ घूमते हैं, आपके आसपास रहते हैं। होता क्या है, जब ये किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं या उसी तरह के किसी एक व्यक्ति से इसी प्रकार के 3-4 लोग मिल गए, तो कभी कभी माना मेरे से कभी 3-4 लोग ऐसे मिल गए, मुझे कोई एक व्यक्ति कहीं ऐसा ही मिला, प्रचारक, दूसरा प्रचारक मिला, चौथा प्रचारक मिला, और मैं इस मामले में सजग नहीं हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सब लोग प्रचारक मिले हों, तो मुझे ऐसा लगेगा देश में मैक्सिमम लोगों की राय यही है, तो मेरी भी राय ऐसी ही हो जाएगी। झूठ मुझे बताया जाएगा, गलत तथ्य बताए जाएंगे, उसके बाद मुझे हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया जाएगा, फिर कहीं ना कहीं वो ठाकुर ब्राह्मण में उलझा दिया जाएगा, निचली जात ऊपरी जात में उलझा दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, मुझे वो ये चेक करेंगे कि हमारा मानस किस प्रकार का है, हमें उसी मानस के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं कोई हल्की सी एक ऐसी बात बोल के चले जाएंगे कि वो हमारे दिमाग में घूमती रहे, और जो वर्तमान सत्ता है उसकी तरफ से दिमाग हट करके फिर ये लगे कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, पहले ज़्यादा गड़बड़ हो रहा था, पहले ज़्यादा खराब हो रहा था। ऐसे आपके दिमाग में एक सवाल बैठा के चले जाएंगे या उत्तर बैठा के चले जाएंगे, समझ लीजिए। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, वो आपका गुस्सा निकाल के चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आपका जो गुस्सा होता है वो नहीं निकल पाता है, वो दोबारा से बनना शुरू होता है, तभी आपको कोई दूसरा प्रचारक मिल जाता है। अब समस्या इस बात की है कि आपको ये तो लगता है कि मुझे यार ये बात सही है कि कोई विकल्प नहीं है, पहले सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, उन लोगों ने ये ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। समस्या क्या होती है कि वो व्यक्ति आपको इस प्रकार से समझा के चले जाते हैं कि आप तथ्यों को, डाटा को देखना भूल जाते हैं, समझना भूल जाते हैं। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसी गफलत में आपको फंसा दिया जाता है, जैसे ठग आपको फंसाते हैं, अच्छे लोगों को ठग फंसा देते हैं। इस प्रकार से घटनाएं करते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से बातें करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को भी और ठगने का काम कर लेते हैं। अनपढ़ लोग जो है बहुत अच्छे से ठगे जाते हैं। एक ठग ने तो बताते हैं कि 2-3 महीने तक जज बन के काम किया, तो यानी ये समझ लीजिए कितने वकीलों और कितने जजों को और कितने स्टाफ को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया होगा। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, तो वो आप समझ जाइए कि आप भी उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। उलझ करके फिर आपको अपने ही सवालों का जवाब नहीं मिलता है, फिर आपको ये लगता है कि वास्तव में शायद मैं गलत दिशा में सोच रहा हूँ, या जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, उसको स्वीकार कर लूँ और जो होगा देखा जाएगा। तो आपको वो जो आपका गुस्सा था उसको निकाल करके और उसको वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद आती है दूसरी बात कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी या दादाजी ने कम से कम मुझे 50 घर बना कर दिए, और मैं आज की तारीख में एक ऐसा हूँ कि जो अपने घर का मुखिया बन गया हूँ। आज मेरे पिताजी नहीं है, मेरे दादा नहीं है, लेकिन 50 घर मेरे पास थे। अब मेरे पास क्या है कि मुझे शान शौकत करने की, शान शौकत दिखाने की, और मुझे मेहनत करने की तो शौक़ नहीं है, लेकिन शान शौकत दिखाने की शौक़ है, और मुझे नए कपड़े पहनना, लग्जरी लाइफ जीना, ये मुझे पसंद है। तो मैंने क्या किया, अपने 2 घर बेच दिए। 2 घर बेच दिए तो घर में थोड़ा सा हल्ला हुआ कि घर के यहाँ 2 घर बेच दिए हमने। तो हुआ क्या कि मैंने वो घर मैंने 20 लाख के बेचे। तो मैंने क्या किया, 2-3 लाख रुपए में अपने घर में बहुत अच्छी वाइट वाश कराई, सफ़ेदी जिसको बोलते हैं, पुताई जिसको बोलते हैं, और वो वाइट वाश करा करके, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी मेंटेनेंस कराया। 2.5-3 लाख रुपए मैंने उसमें लगा दिए, मैक्सिमम 5 लाख रुपए लगा दिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि 5 लाख रुपए अपने जो आसपास के लोग हैं या अपने घर में हैं थोड़ा सा उनको दे दिया, और 10 लाख रुपए मेरे पास बचे। मैंने 10 लाख रुपए की उसके बाद अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए, अपनी शौक़ पूरे करने के लिए, जो कपड़ों का शौक़ है, दिखावे का शौक़ है, वो आप सब दोस्तों के साथ मैंने पूरा किया। अब आपका भी मुंह बंद हो गया, क्योंकि मैं तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ पिताजी का मकान बेच करके, और घर वालों का मुंह भी बंद हो गया कुछ समय के लिए, क्योंकि उनको 5 लाख रुपए मिल गए।
और पब्लिक को भी दिखाई पड़ गया कि मैंने शायद घर में कुछ नया रंग रोगन लगाया, यानी कि बहुत लंबे समय से हमारे घर की जो मेंटेनेंस नहीं हुई थी वो मेंटेनेंस हो गई और वो अच्छे से साफ़ सुथरा नज़र आने लगा। लोगों को लगा कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है और अपने घर की सोचता है। तो सबकी मनोदशा मैंने चुप कर दी कुछ समय के लिए। इसी दो मकान बेच के मैंने किया। अभी मेरे पास 48 मकान हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से फिर जब ये हुआ कि अब कुछ नहीं हो रहा है, साल 1.5 साल बाद या साल 6 महीने बाद फिर लगा कि यार अब तो पैसा ख़त्म हो गया, मैंने 2 मकान और बेच दिए, 2 के बजाय 3 बेच दिए मैंने। और फिर मैंने वैसे ही किया कि मैंने जो बड़े मकान बेचे वो 30 लाख रुपए का, मैंने कहीं 10 लाख रुपए का एक मकान लिया। ये कोई फिगर मैं वैसे ही बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, इसलिए कोई इसको ये ना समझे कि 10 लाख में कौन सा मकान आएगा कौन सा नहीं आएगा, आ भी जाते हैं वैसे आजकल भी। तो 10 लाख रुपए का मैंने एक मकान लिया और उस मकान की इतनी पब्लिसिटी की कि मैं देखो मैंने अपने एक मकान लिया, किसी को ये नहीं बताऊंगा कि ये 3 मकान मैंने अभी बेचे हैं और 2 पहले बेच चुका हूँ। तो एक मकान में बना हुआ दिखा दूंगा कि मैंने एक छोटा मकान लिया है, मैंने एक मकान लिया है, देखो मैंने आगे प्रगति की है। इस प्रकार की बातें मैं आपको उलझा दूंगा। वाइट वॉश पहले भी हुआ था, तो अभी क्या किया, पहले तो सिंपल हुआ था, इस बार उस पर कलाकारी करा दी, चित्रकारी करा दी। वो चित्रकारी आपको अच्छी लगी और लगा कि यार इसके अंदर क्रिएटिव माइंड है। क्रिएटिव माइंड होने की वजह से कुछ ना कुछ ये नया करता रहता है और अच्छा है, करता है। ठीक है, मकान भी ले लिया है मैं, क्योंकि वो खड़े होकर के सबको बताता हूँ कि मैंने मकान ले लिया। वो 5 मकान मैंने 2 बार में बेच दिए, वो किसी को नहीं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं मालूम पड़ रही है। ये कैसे छुपाई जा रही है, मीडिया के थ्रू छुपाई जा रही है और ये आपको नहीं मालूम होने दी जा रही है। यही बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ें पहले से बनी हुई थी, जो पहले बना दी गई थी, जो हमारे देश के अंदर थी, जो हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें लोगों को नौकरी मिलती थी, जिसमें लोगों के जो PSU होते हैं, जो हमारे भारत की नवरत्न कंपनियां जिनको बोलते हैं, उनको वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि वो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे का नुकसान ना हो उस तरह का काम करेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते हुए लाखों लोगों को रोजगार देंगे, जिससे करोड़ों लोगों का भी फायदा होगा, जो उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। उन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म किया गया क्योंकि काम करना आता नहीं था। तो उनको बेच करके और अपना स्वान शौकत तो जो लग्जरी लाइफ है वो शुरू की गई। अब वो कुछ चीज़ें बिक पाई, कुछ नहीं बिक पाई, तो हमारे पास क्या है, एसेट्स भी था, तो इसलिए कुछ चीज़ें तो मान लिया 5 मकान तो बिक गए। अब उसके बाद मकान नहीं बिक पा रहे क्योंकि मार्केट मंदा हो गया है और कोई काम आपको करना नहीं आता है। तो आपने क्या किया, विदेश से उधार ले लिया। विदेश का मतलब अब आपने समझ लीजिए कि जो, और उधार कैसे लिया, कितना लिया, जो आपके दादा ने, पिताजी ने जो पिछले 50-60 सालों में नहीं लिया था उतना, उन्होंने सिर्फ 55 रुपये लिए थे। मैं लाख करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें लाख करोड़ जरूर जोड़ लीजिएगा। मैं 55 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं 55 रुपये बोलूँगा। मैं 55 रुपये उन्होंने पिछले 50-60 सालों में, 60-65 सालों में कर्जा लिया था। अब आपका वो कर्जा पिछले 10 सालों में 205 रुपये हो गया है। अब ये मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि 205 में से आप 55 घटाएंगे, एक लगभग फिगर है ये, तो आपको लगभग कितनी फिगर आएगी, आप 145 और 50, ये लगभग 150 रुपये आपने पिछले सिर्फ 10 सालों के अंदर ले लिए। तो वो 10 सालों में सिर्फ आपने लिए हैं 150 रुपया, सिर्फ 10 सालों में। और उन्होंने पूरे 50-60 सालों में, 60-67 सालों में उन्होंने लिए, सब ने मिला करके 55 रुपया। तो आपने 10 सालों में 150 रुपये लिए हैं, उन्होंने 55 रुपये लिए हैं, मिला करके वो 205 लाख रुपये हो गए, 205 रुपये हो गए। लाख करोड़ आप लगा लीजिएगा, लाख करोड़ ही लिखना है, मेरे करोड़ नहीं लिखना, लाख करोड़। तो इतना कर्जा आपके ऊपर हो गया है। अब ये स्थिति है कि उसको छुपाने के लिए टीवी का विज्ञापन, टीवी का, सोशल मीडिया का और अखबारों का, सबका मुंह बंद करने के लिए उनमें से बहुत ठीक ठाक राशि उनको दे दी गई और ऊपर से धमका भी दिया गया कि अगर मान लिया कोई दाएं बाएं जाने की बात करता है, क्योंकि पत्रकारों का अपना एक स्वाभाविक स्वभाव होता है कि आप उसको कितना भी दीजिए, उसके अंदर से कभी ना कभी ईमानदारी की पत्रकारिता के वो कहीं ना कहीं रिसने लगता है। तो वो चाहे ईमानदारी के रूप में निकले, चाहे वो इसलिए रुके कि वो जो पिछली बार दिया था उसका तो कोटा पूरा हो गया, अब अगला नहीं दोगे तो मैं कुछ छाप दूंगा, चाहे वो दोनों तरफ से मान लीजिए किसी भी तरह से हो, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारिता उबलने लगती है। तो वो बार बार उनको जो है कुछ ना कुछ देना पड़ता है और उसके बाद नहीं देते हैं तो उसको धमका भी देते हैं कि तेरा सैटेलाइट इसका वो कर देंगे, कहीं ना कहीं बंद कर देंगे, अखबार है तो उसका विज्ञापन बंद कर देंगे या उसको सील भी कर सकते हैं। तो या उनके कोई दूसरे बिजनेस चल रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं ईडी वगैरह भेजी जाती है।
तो उनको लगता है यार जब सब कुछ ऐसा चल रहा है, जनता भी गुमराह हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, हम इसी प्रकार से करेंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समस्या ये आती है कि पब्लिक वोट देना बंद कर रही है, बंद कर चुकी है, कम वोट दे रही है और उसके बाद वोट दे रही है, जबकि वो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। इसके बाद भी जाकर के चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एक पार्शलिटी, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में, उसके बाद उसका झुकाव आता है, जो विपक्ष का, जो इनका सहयोग करने के बजाय सरकार में बैठी पार्टी का सहयोग कर रहा है। और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आपके सामने स्थिति अभी हाल ही में चंडीगढ़ की हुई है। इस बात पे इस विषय पर एक अलग वीडियो है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक वो भी उसका पक्ष कर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार जो भी हो रहा है तो सब कुछ उनके पक्ष में है, तो आप बहुत ही डिप्रेशन में मान लीजिए, या एक किसी तनाव में या किसी दबाव में उसमें ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि कुछ गलत तो हो रहा है, लेकिन गलत कहाँ से सुधरेगा ये समझ नहीं आ रहा है। ये बात आपके सामने आ गई, दो चीज़ें आ गई, एक तो आपका गुस्सा कैसे कम किया जाता है, दूसरा आपको गुमराह कैसे किया जाता है, ये चीज़ें आपके सामने आ गई। अब समस्या इस बात की है, इससे निकला कैसे जाए। आपके सामने ये भी आ गया कि पैसे कितने उधार लिए हैं और कैसे वो शान शौकत दिखा रहे हैं, ये आपके सामने आ गया, इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने अब दूसरी चीज़ आती है, सुधरेगी कैसे। सुधरेगी ये तब, अब ये चुनाव सरकार बनाम जनता का होगा, क्योंकि इस पे विपक्ष की जो बात मैंने शुरू में कहा था कि विपक्ष, आपको ये बताया जाता है कि विपक्ष काम नहीं कर रहा है, विपक्ष कहीं हल्का है, विपक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं है, विपक्ष एक्टिव नहीं है। देखिए विपक्ष पूरा एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है, लेकिन जितना परेशान उसको विपक्ष किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास तो 50-60 तरह के हथियार हो जाते हैं, कोई ईडी का, कभी चुनाव आयोग का, उस भाई पार्टी तोड़ दी निश्चित रूप से और उसमें उसका सिंबल चला गया, तो चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल उसमें किया गया, ईडी का, सीबीआई का, व्यक्तिगत जो दबाव है उसका, फिर उसके बाद नेताओं को तोड़ने का, उनकी पार्टी के नेताओं को डिस्टर्ब करने का। तो विपक्ष को तो ये उलझा के रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो लोग अपने प्रोग्राम बनाने के बजाय अपने आप को बचाने में, अपने लोगों को बचाने में, अपने नेताओं को संभालने में, उन्हीं चीज़ों में लगे रहें। और जब थोड़ा बहुत कुछ होने लगे तो ईडी और सीबीआई उनके यहाँ बैठा करके उनके नेताओं को समय खराब किया जाए, जिससे कि वो जो आपके लिए काम कर सकते थे वो उस काम का समय किसी तरह से निकल जाए और वो समय पे आपके साथ खड़े ना हो पाए, वो अपने उलझनों में लगे रहें। तो वो उन चीज़ों को वो इस तरह का काम करने का काम करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैंने जो पिछली बार एक वीडियो में भी कहा था कि आपको इतना उलझा दिया है कि आपको ये नहीं मालूम कि आपके कितने मंदिर तोड़े गए हैं। वो एक मस्जिद तोड़ते हैं और उसको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक उसको दिखाते हैं, उस पर हल्का सा हंगामा भी करा देते हैं और उसके बाद ये होता है कि ये दिखाया जाता है कि जैसे मंदिरों मस्जिदों को तहस नहस किया जा रहा है, मुसलमानों को दबाव में लिया जा रहा है, जबकि उससे ज़्यादा मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का हो रहा है, क्योंकि काम, बिजनेस, मार्केट वो सब हिंदू, क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं तो उनके काम अधिक खराब हो रहे हैं। ये कहानी है। अब आपको इसे सुधारना कैसे है, वो जो मैं आपको अभी बता रहा था वो यही है कि ये चुनाव विपक्ष बनाम जो अन्य पार्टियां बनाम सरकार नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव अब ये तभी होगा जब सरकार बनाम आम जनता होगी, जैसे देश की आज़ादी के समय हुआ था। जब शुरू में जब संघर्ष शुरू हुआ थोड़ा बहुत, तो वो बहादुर शाह जफर से लेकर के जो हमारे मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, इन सब लोगों ने शुरुआत की थी, तो वो लोग हार गए थे। वो हार क्या गए थे, उनको दबा दिया गया था। दबा दिया गया था इसलिए कि उनके साथ पूरी तरह जनता नहीं खड़ी हो पाई थी। जब उनके साथ जनता नहीं खड़ी हो पाई थी, वो धीरे धीरे वो सारा संघर्ष दम तोड़ गया। और अगर ठीक से अगर हम देखें अपने इतिहास को, तो 1860 के बाद कहीं भी 1900 तक किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा आंदोलन, कोई बहुत बड़ी कोई आज़ादी की जंग हमें कहीं नज़र नहीं आती है। उस बीच का इतिहास कोई इस प्रकार का नहीं बताता है कि कोई बहुत बड़ा कोई संघर्ष हुआ हो। लेकिन वो तब जाके संघर्ष शुरू हुआ जब 1915 के बाद जब महात्मा गांधी जी देश में आए और उन्होंने जनता को जोड़ा। जनता को जोड़ने का काम जब उन्होंने किया, तो इसके बाद ये स्थिति हुई कि पब्लिक शुरू हुई। और लेकिन कहानी इसमें यह भी थी कि महात्मा गांधी के दबाव में एक तो अंग्रेज साउथ अफ्रीका से थे, दूसरी बात यह थी कि महात्मा गांधी के पास कोई बड़ी पार्टी कुछ तरह का नहीं था जो आज की तारीख में बना हुआ था। दूसरा, मीडिया उस समय इतना वो नहीं था, उसका जो दायरा था इतना व्यापक नहीं था, बल्कि आज़ादी के लोगों ने खुद अपने अखबार शुरू किए
और उनको छपा करके भेजना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से उस समय हुई, लेकिन वो एक लंबा समय लगा, उसमें 50-60 साल का समय लगा, समझ लीजिए, उस चीज़ों को समझने में और उसको आगे लाने में। तो आपके पास क्योंकि समय नहीं है, इसलिए कहना चाहता हूँ कि उस समय ना होने की वजह से आपको अपने खुद ही जल्दी से, क्योंकि आपका बिजनेस, आपका व्यापार, आपका जीवन, आपकी जो बढ़ती हुई दुनिया के साथ जो आपकी सोच है, जो आपकी विकासवादी सोच है, वो जल्दी से ख़राब ना हो, वो समय से, क्योंकि अभी पटरी पे ही रहे और आगे से दिक्कत ना हो, तो निश्चित रूप से आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के सरकार को जवाब देना होगा। और जवाब कोई मैं हाथापाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गुंडागर्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई विद्रोह करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने चुनाव आ रहा है, चुनाव में ये आपको उस लोकतंत्र का, जिस प्रकार से लोकतंत्र खड़ा होता है, उस तरह का आपको जवाब देना होगा कि अधिक से अधिक आप उसमें इस प्रकार का पार्टिसिपेट करें, अपने आप का इस प्रकार से उसमें आत्मसात करें उस चुनाव में, कि यदि बेईमानी भी की जा सकती हो उसमें 5-10%, तो वो भी उसमें दब जाए। तो क्योंकि ईवीएम की जो बातें हैं, वो जिस प्रकार से कल भी मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो वो जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त ने कहा, तो उन्होंने कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया है, ना ही उन्होंने कोई अच्छी बात रखी है जनता के सामने, ना उन्होंने उन पत्रकारों का कोई अच्छे से जवाब दिया कि वो कोई सुलझा हुआ जवाब देते। बस इतना कहते रहे कि वो ईवीएम की सबको नंबर बता दिए जाएंगे, ईवीएम के सबको आगे देख सकते हैं, लेकिन अंदर का सॉफ्टवेयर देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, किस तरह से नहीं होगा, वीवीपैट की पर्ची जो डिमांड है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी, उस पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो आपका सिर्फ फर्ज ये है कि इस बार जो है सरकार के सामने आप ऐसे वोटर बनकर के सामने आइए जो ये कह सके कि नहीं, हमने लोकतंत्र बचाना है, हमें देश बचाना है, अपनी दुकान बचानी है, अपना व्यापार बचाना है, अपनी फैक्ट्री बचानी है, अपना भविष्य बचाना है, आने वाले बच्चे के लिए नौकरी बचानी है, नौकरी तैयार करनी है। इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान लगाना होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि इन्होंने किस प्रकार से देश को आर्थिक संकट में डाला हुआ है कर्जा लेकर के। मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या करना है। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आपका गुस्सा किस प्रकार से ठंडा किया जाता है, वो आपके आसपास घूम करके। आपको मेरी बात सही लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट ज़रूर कर दें। आपको मेरी बात, आपको मैं आगे से जुड़ के रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरा निवेदन है, ये कम से कम हर व्यक्ति के मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जाए, उसके लिए मेरा सहयोग करने का प्रयास करें। आपका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा इसके लिए। मैं चाहता हूं कि इस चुनाव तक मैक्सिमम मोबाइल के अंदर ये वीडियो पहुंचे, जिससे कम से कम ये हो सके कि जो मैंने कहने का प्रयास किया, यदि आप इस बात से सहमत हैं तो ये बात हर व्यक्ति तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।